एक मामूली सा लड़का कैसे अल्कोहल इंडस्ट्रीज को बदल कर रख देता है। हजारों करोड़ की एयरलाइंस शौक के लिए आईपीएल क्रिकेट टीम और F1 रेसिंग टीम, एक ब्रांड विजय माल्या कैसे इंडिया के आम मासूम लोगों से हजारों करोड़ों रुपए चोरी कर लेता है। सारी बातें जानते हैं आज की कहानी। This is theft. This is loot. CBI has questioned. There is evidence of criminal conspiracy. 5,000 crores. Asking you, as of November 2015, there are 900 odd KFA employees yet to receive their payroll. Vijay Mallya को लिकर बैरन यानी विठल माल्या, विजय उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने विजय को बहुत ही लाड प्यार से पाला था। वो बहुत ही अमीर थे और बड़े ओहदे के बिजनेसमैन थे। वो यूनाइटेड ब्रीवरीज नाम की एक कंपनी के चेयरमैन थे। उनके पास अल्कोहल का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, पर अल्कोहल को बुरी नज़रों से देखा जाने के कारण हमेशा ही अल्कोहल इंडस्ट्रीज पर नैतिक और राजनीतिक दबाव का माहौल रहता था। पाबंदी का दबाव इतना रहता था कि ये इंडस्ट्रीज चुपचाप ही अपना काम करती थी। कहा जाता है कि अखबारों की सुर्खियों से दूर रहने के लिए विठल माल्या अखबारों को पैसे तक दिया करते थे। और कितनी अजीब बात है कि उनके ही बेटे ने इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया। विजय माल्या केवल 20 साल की उम्र में ही एक नटखटे लड़के के रूप में पॉपुलर हो गए थे, जिनको तेज गाड़ियां पसंद नहीं। पर उनके पिता को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि विठल का मानना था कि ऐसे शौक रखने वाला आदमी कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। पर कुछ ही सालों में विजय इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का प्राइज जीत लेते हैं और नेशनल चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है उससे विजय के लाइफ का ट्रैक ही बदल जाता है। हार्ट अटैक से विठल माल्या की मृत्यु। विजय इससे टूट जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाएगी। 1983 केवल 28 साल की उम्र के बेपरवाह रहने वाले विजय के कंधों पर अपने पिता का साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। वो खुद को और दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो अपने पिता का एम्पायर संभालने के काबिल हैं। फिर धीरे धीरे वो इस एम्पायर को संभालने के साथ साथ इसे बढ़ाने भी लगते हैं। इंडिया उस वक्त युवाओं का देश था और बहुत ही तेजी से इंडिया का विकास हो रहा था। विजय ने भांप लिया था कि यही समय है जब अल्कोहल इंडस्ट्रीज में क्रांति लाई जा सकती है। और यहाँ से शुरू होती है कहानी किंगफिशर की। मिड 80s के समय में बेंगलोर युवाओं के लिए रहने और काम करने का शहर बन चुका था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आईटी कंपनीज खुल गई थी। इसी बात को देखकर 1986 में किंगफिशर बेंगलोर में अपना पहला पब खोलता है और ये अल्कोहल इंडस्ट्रीज की कहानी ही बदल देती है। ये इतना कामयाब होता है, लोग इतने मगन हो जाते हैं कि लोग अब बियर कहना ही छोड़ चुके थे, वो अब किंगफिशर कह रहे थे। इसकी कामयाबी को देखकर केवल 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर शहर में 40 पब खुल जाते हैं। इसके खिलाफ वहाँ पर छोटी मोटी कंट्रोवर्सी भी होती हैं। इसके बावजूद किंगफिशर अपना वर्चस्व मजबूत करता चला जाता है और किंगफिशर के साथ साथ विजय माल्या की कहानी भी बदलने लगती है। उन्हें लोगों द्वारा प्रिंस ऑफ इंडिया, दी महाराजा, दी रिचेस्ट मैन इन इंडिया जैसे नामों से पुकारा जाने लग रहा था। वो स्टाइलिश तरीके से रहते थे और इंडिया में वो एक ब्रांड बन चुके थे। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इसी समय के दौरान उनके अंदर घमंड आ गया था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। विजय के पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी, लेकिन यूथ को नशे की आग में झोंकने के कारण वो सबके गुस्से का शिकार बन रही थी। इंडिया के कुछ राज्यों में शराब को बैन तक कर दिया जाता है, जैसे कि गुजरात, जहां से नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे थे और विजय यहां पर शराब नहीं बेच सकते थे। शराबबंदी के बाद को लोगों ने काफी सराहा है, स्वीकार किया है और उसकी ओर हुनर दिया है। और फिर उसी समय इंडियन सरकार विजय की एम्पायर को एक और झटका देती है, क्योंकि अब टीवी पर अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया जाता है ताकि युवाओं और बच्चों पर अल्कोहल का बुरा असर ना पड़े। पर विजय यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। विजय इंडिया के कानूनों का लूपहोल निकालकर अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट करने का एक दूसरे तरीके की शुरुआत करते हैं, जिसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जहां वो सोडा और पानी जैसे अल्कोहल रहित चीजों की
छोटी मोटी कंपनीज खोलते हैं और फिर इसके बाद वो इनका भी नाम किंगफिशर रखते हैं और फिर इसके बाद वो इनका एडवर्टाइजमेंट करने लगते हैं। वैसे एडवर्टाइजमेंट तो किंगफिशर सोडे या पानी का हो रहा था, लेकिन असल में एडवर्टाइजमेंट किंगफिशर ब्रांड का हो रहा था। आपने ये तो सुना ही होगा। ऐसा करके विजय ने अपना बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। तो दुनिया के सबसे बड़े अल्कोहल प्रोड्यूसर में से एक बन चुके थे। विजय माल्या को लिकर बैरन यानी शराब उद्योग का बेताज बादशाह कहा जाता है। पर कामयाबी से किसका पेट भरता है, और विजय का तो सबसे बड़ा पेट था। किंगफिशर बियर के बाद वो अब किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करते हैं। एयरलाइंस को 12 प्लेन के साथ किंगफिशर का नाम लगा के शुरुआत किया जाता है, जिसका बजट तकरीबन 2000 करोड़ था। इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की संख्या हमेशा से ही ज्यादा रही है और विजय के टारगेट भी यही लोग थे। वो इन लोगों को सस्ती रकम में फ्लाइट प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस एक धमाकेदार शुरुआत करती है और फिर धीरे धीरे वो इंडिया के सबसे अच्छे एयरलाइंस में से एक बन जाती है। पर विजय एक भूखे आदमी थे। वो बड़ा बनने के चक्कर में पैसों को पानी की तरह बहा रहे थे। A319 एरोप्लेन तकरीबन $65 मिलियन की, और याद रखिएगा ये अमेरिकन डॉलर है। A321 एरोप्लेन तकरीबन $85 मिलियन की। A330 एरोप्लेन तकरीबन $170 मिलियन की। अरबों डॉलर का खर्चा, और टारगेट में से अब मिडिल क्लास लोगों को हटाकर अमीरों को रखा जाता है। और यहाँ से शुरू होती है कहानी विजय माल्या और बैंक्स की, क्योंकि विजय माल्या पैसों को पानी की तरह बहाने के लिए बैंक से लोन ले रहे थे, जो पैसा इंडिया के मासूम लोगों का था। 1969 जब इंदिरा गांधी इंडिया की सत्ता संभाल रही थी, तब वो इंडिया के बहुत से बड़े बड़े बैंकों को सरकारी कर देती हैं। उनका मकसद था गरीब लोगों और किसानों को आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सके। विजय उन बैंकों के मिडिल क्लास ऑफिसरों के पास एक बिजनेस टाइकून के रूप में जाते थे और अपनी चिकनी छोटी बातों पर फंसा लेते थे। इन जनताओं के सेवकों को अपना सेवक बनाकर बैंक से ढेर सारा पैसा लोन के रूप में ले रहे थे। 2005 में $13 मिलियन, जबकि 2006 में $98 मिलियन। किंगफिशर एयरलाइंस को इंटरनेशनल करने के लिए विजय माल्या एक दूसरे एयरलाइंस कंपनी एयर डेक्कन को खरीद लेते हैं और इसके बाद देश के सबसे बड़े एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को पीछे छोड़कर किंगफिशर देश का सबसे बड़ा एयरलाइन कंपनी बन जाता है। पर विजय का लोन बढ़ते ही जा रहा था। 2007 में $243 मिलियन। विजय एयरलाइंस के बाद अब एक फार्मूला 1 रेसिंग टीम खरीद लेते हैं, फिर एक IPL क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, और ये सब शौक के रूप में खरीदा गया था। हो सके तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम चलते हैं अपनी कहानी के ऊपर। फिर आता है समय 2008 का, जब पूरी दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस का माहौल छा जाता है और इसका सीधा असर एयरलाइंस के एरिया में पड़ता है और विजय माल्या की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा या काम की कमी पड़ जाती है और इसीलिए विजय माल्या के अमीरों वाले फ्लाइट्स में बैठकर कहीं जाने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। किंगफिशर एयरलाइंस इतना भी कमा नहीं पा रही थी कि वो अपना रोजाना का खर्चा तक उठा सके और विजय का यहाँ से निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका था। अक्टूबर 2009 में विजय फिर एक लोन लेते हैं IDBI, जो एक सरकारी बैंक है, उससे $200 मिलियन की, और ऐसा माना जाता है कि ये एक फ्रॉड लोन था, क्योंकि कभी भी कंपनी के ब्रांड वैल्यू को देखकर लोन नहीं दिया जाता है। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ और बैंक द्वारा उन नंबर्स को भी नहीं देखा गया जो कंपनी द्वारा मार्केट में डिस्क्लोज किए गए थे। इस लोन पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे भी आने वाला है। विजय माल्या शायद जान चुके थे कि वो अब यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। इसके बावजूद वो इंडिया के आम मासूम लोगों का पैसा अपनी झूठी शान बचाने के लिए उड़ाते रहते हैं। 2008 में तकरीबन $238 मिलियन, 2009 में $3,179 मिलियन और 2010 में तकरीबन $3,912 मिलियन। 2011 आते आते किंगफिशर एयरलाइंस का हालत इतना खराब हो चुका था कि वो अपनी एम्प्लॉय को सैलरी तक दे नहीं पा रहे थे। पूरे देश भर में हंगामा मच जाता है
लोग सड़कों पर आ जाते हैं और एक एम्प्लॉय की पत्नी सुसाइड कर लेती है। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि उसके पति को 6 महीने तक सैलरी नहीं मिली। कुछ समय बाद पता चलता है कि इंडिया को छोड़कर सभी फॉरेन कंट्री में सबको सैलरी मिल रही थी और ये बात साफ कर देता है कि इतनी भी पैसों की कमी नहीं थी। बस विजय के अंदर इंडिया में सजा ना मिलने का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जिस समय विजय पैसे नहीं है कह रहे थे उस समय विजय एक आईपीएल क्रिकेट टीम और एक F1 रेसिंग टीम चला रहे थे। हो सकता है किंगफिशर एयरलाइंस के पास पैसा ना हो, पर विजय के पास तो था। वो चाहते तो अपने पैसों से वो एम्प्लॉय की सैलरी दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इतने सारे लफड़ों के बाद आखिरकार किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो जाती है। 900 से ज्यादा एम्प्लॉय को अपने सैलरी से दूर कर दिया जाता है और विजय करोड़ों रुपए खर्च करके अपना 60वां जन्मदिन मना रहे। I don't know how many crores of rupees he spent on a massive birthday party celebration. This is theft. This is loot. You, as of November 2015, there are 900 odd KFA employees yet to receive their payroll. पानी सर से ऊपर चला गया था और अब कुछ बड़ा होने वाला था, कुछ भयानक सा होने वाला था। पूरा देश विजय के विरुद्ध में चला जाता है। एक के बाद एक आरोप लगने लगते हैं। अक्टूबर 2009 में विजय द्वारा IDBI बैंक से लिया गया लोन पर विवाद छिड़ जाता है। आरोप लगता है कि विजय और IDBI बैंक के बीच सांठगांठ मिलाकर दोनों ने ये फ्रॉड किया है। एक और आरोप लगता है विजय ने पैसे तो किंगफिशर एयरलाइंस के लिए लिया था, लेकिन वो पैसे दूसरे कामों पर भी लगाया गया था, जैसे कि F1 टीम। विजय पर कानून का शिकंजा कसते ही जा रहा था। उनके गलत काम उनका ही गला दबोचने वाला था। CBI has questioned UB Group chairman Vijay Mallya in the Kingfisher Airlines loan default case. पर विजय इंडिया छोड़कर लंदन चले जाते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसे इम्पोर्टेंट और झंझोड़ देने वाली कहानी आपके सामने लाते रहते हैं। तो आप प्लीज ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और आने वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। Raided, he's been questioned, and now he's sitting in London. Conspiracy, cheating and money laundering. The UK court has held up these 3 charges against willful defaulter Vijay Mallya. One to replace the public sector banks and other creditors. Employees is very much included.